सीताराम। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा। इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में वो न सोचे तो अच्छा होगा। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। अब बैठक उनकी है तो उससे हमको क्या मतलब है। जो भी बैठक अपना करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे एनडीए की बैठक 4:30 बजे से है। उसी में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी एनडीए का एक पार्टनर है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पहुँच जाएंगे 2 बजे 3 बजे तक। मार के एनडीए सरकार बनने में जो है मदद नहीं करेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार। देखिए, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, और जो भी वोट मिला है नरेंद्र भाई मोदी जी के संकल्प के आधार पर मिला है, और नीतीश कुमार जी के कार्य पर भी मिला है। और नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है, विश्वास में लोग चलेंगे। और जनता ने बहुमत दिया है, मैंडेट दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर उस मैंडेट के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर जनता विचार करेगी। लेकिन जहां तक हम लोग का सवाल है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का बच्चे बच्चे का कंटेंशन है कि हम लोग हर हालत में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहे। सर, गया के लोग सर बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं और बहुत उम्मीद के साथ ये चर्चा है कि मंत्री बनेंगे इस बार। सीताराम मांझी मंत्री बनेंगे या क्या हम बनेंगे इसके बारे में हमको नहीं मालूम है। लेकिन आप लोग देखा है कि जब भी कोई पद को हम लिया है, उस पद को हम आगे बढ़ाने का काम किया है, उसका फुल उपयोगिता हमने दी है। तो वैसे ही है, अगर कोई पद मिलेगा तो पूरे अपने क्षमता के साथ और गया और बिहार के लिए करेंगे। लेकिन उस पद के लिए हम कोई ललायत हैं, उस पद के लिए कोई हम चिरौंजी करेंगे, वैसी बात नहीं है। दिल्ली जा रहे हैं सर। हाँ, आज दिल्ली जा रहे हैं, बुलाहट है। आज 4 बजे वहाँ एनडीए की बैठक है, उस बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सर, ममता बनर्जी का बयान आया है कि नरेंद्र मोदी जी का भी देखिए, इस पर मैं परविंदर जी से चाहूंगी, आप अपनी बात तो पूरी करिएगा लेकिन मैं अपना सवाल जोड़ देती हूँ। देखिए, जिस स्थिति में इस वक्त एनडीए है 240 पर बीजेपी, और टोटल अगर हम मिलाते हैं तो 293 का जो आंकड़ा है वो बनता हुआ दिख रहा है। 2019 और 2014 में जो हमने बीजेपी को देखा, जिस तरह से पावर में बीजेपी नजर आई, इस बार और अगर सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या उस तरह के फैसले इस बार बीजेपी लेने की स्थिति में रहेगी? आपको लगता है जिस तरह का नंबर्स दिख रहा है? देखिए, वो परिस्थितियां कुछ और थी। जब आपके पास एब्सोल्यूट पावर होती है तो आप अपने जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनकी उनको एडजस्ट तो करते हैं पॉलिटिकली, लेकिन आप जो डिसीजंस लेते हैं उसको वो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन जब जब आपको आपका अलायंस जो है एब्सोल्यूट पावर नहीं है और अलायंस के बेस के ऊपर आपकी सरकार बनी है, तो आपको हर छोटे बड़े फैसले के अंदर अपने अलायंस पार्टनर जो हैं उनकी सहमति लेना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे फैसले हैं जो अलायंस जिनको अगर वो चाहे तो कभी भी सरकार गिरा सकता है। तो वो स्थिति तो कभी नहीं हो सकती जो एब्सोल्यूट पावर की है। और मैं ये समझता हूँ कि लेकिन जिस लेकिन अगर प्रकार 2014 और 2019 वाली स्थितियों में बीजेपी नहीं है तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे, क्योंकि हम अगर देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। महाराष्ट्र से वो स्थितियां नहीं रही, पश्चिम बंगाल में वो स्थितियां नहीं रही, क्योंकि जिस तरह की उम्मीदें थी हटा रहा था 2019 में, और अब लगभग 10 या 12 सीटें जो है वो इस बार बीजेपी को मिली है। क्या बड़ी वजह बातें देखिए हैं? क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान। नहीं, देखिए मैं इस बात को सिर्फ एक सबसे बड़ी वजह मानता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े और शीर्ष नेता से लेके छोटे नेता तक सबके अंदर एक अहंकार, जो एक बहुत बड़ा अहंकार आ गया था, और वो डिक्टेटरशिप की राजनीति की तरफ चल गए थे। और वो किसी को उन्होंने ये ऐसा सोच लिया था कि ये एब्सोल्यूट पावर है और हम
जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके, भारत पाकिस्तान को लेके और डिक्टेटरशिप की राजनीति में उन्होंने कई प्रदेशों ठीक की है। सरकारें सीबीआई ईडी के द्वारा उनको गिराया भी गया। जो जिन नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्ज थे लेकिन जो उनको अपनी सत्ता की तरफ मिला चाबी के है वो जनता के हाथों में होती है। ये जनता ने एकदम क्लियर मैसेज दे दिया है, अपने नंबर्स के आधार पर ये बता दिया है कि किसको कितना सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ जॉर्ज कुरियन भी हैं, कीर्ति निधि पांडे भी हैं, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं इनको लेकर कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। हमारा पार्टी इलेक्शन से पहले मिलके हम लड़े हैं, पूरा हमारा को मेजॉरिटी मिला है। हाँ, एक्सपेक्टेशन से अनुकूल नहीं मिला मगर हमारे को मिला है। हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मेजॉरिटी मिला है। जो हमारा पार्टी को जितना सीट मिला है बीजेपी को, पूरा पार्टी मिलके भी, जो अपोजिशन पार्टी का मिलके भी उतना सीट नहीं है, इसलिए हमारा कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में देश को सेवा भी करेंगे। तो सारे एलआई साथ रहेंगे सर? 100%, कोई सवाल ही नहीं है। 100% हमारे साथ रहेंगे, हम मिलके काम करेंगे। वो चर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि रहेगा नहीं रहेगा सवाल ही पैदा नहीं उठते। देखिए, मैं तो अव्वल प्रधानमंत्री जी के इसको ढिठाई के अलावा कुछ नहीं मानता। ये ढिठाई है। कितनी सीट पे हैं आप? 400 पार वाले थे ना आप। 14 में आपको अपने मेजॉरिटी मिली थी, 19 में मिली थी, अभी 239-38 पे खेल रहे। 34 सीट पीछे हैं आप बहुमत से। स्वीकारिए, जनता ने आपको झटका दिया, आपको बताया है कि इस तेवर के साथ सरकार नहीं चलनी है। इसको स्वीकारिए ना। आपको 272 छूने नहीं दिया। आपके लिए गठबंधन कभी मायने रखता है? अपनी शिवसेना के साथ क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, और मैं दूर नहीं जाऊंगा, नीतीश जी के साथ क्या किया, चंद्रा बाबू के साथ क्या किया था। आज आपकी जरूरत है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी बताऊं, आपके दल को भी जानता हूं, और वो जो संस्था है ना नागपुर में, उसको भी जानता हूं। आपका विकल्प ढूंढा जा रहा है। मनोज झा अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, चाहे वो सदन के भीतर हो या सदन के बाहर हो। चुनावों के दौरान भी वो अक्सर इस तरह के बयान देते रहे, और अब जब रिजल्ट सामने आ गए हैं तो कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जॉर्ज कुरियन जी, जब हम चुनावों के दौरान ये बात करते थे कि फला नेता इस पार्टी से इस पार्टी में पहुंच गया, इस पार्टी को छोड़कर फिर इस पार्टी के साथ हो गया, तो हम ये सवाल करते थे कि जनता कैसे डिसाइड करती होगी, क्या वो पार्टी के नाम पर वोट देगी या वो नेता के नाम पर वोट देगी। और जो लॉयल्टी इस तरीके से चेंज करा, हालांकि पॉलिटिक्स में बहुत कॉमन है, जो लॉयल्टी चेंज कर दे उस पर जनता भरोसा कैसे करेगी। एक आंकड़ा है, उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। चुनाव से पहले बीजेपी में 80% नेता जो दल बदल कर आए थे वो हार गए हैं। 25 नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें से 20 नेता हारे हैं। यानी कि लोगों ने उन नेताओं पर भरोसा नहीं किया जो चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदल कर आ गए। साथ ही कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने वाले 7 ऐसे दल बदलू कैंडिडेट्स हैं जिनमें से केवल 2 जीते हैं। यानी कि अगर आप अपना फायदा देखते हुए पलटी मारते हो तो ऐसे पलटी मार नेताओं को जनता ने नकारा है। जी बिल्कुल। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि 2024 की जो चुनाव थी वो आइडियोलॉजी की चुनाव थी और डिवाइसिव पॉलिटिक्स को नकारने की चुनाव थी। इसलिए इंडिया गठबंधन का एक फॉर्मेशन हुआ है और इंडिया के जो सहयोगी दल है उसी को कीपिंग दैट इन द हाई स्पिरिट वो लोग ने एक साथ आए हैं। और इसीलिए जनता ने जो ये बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ये मुद्दे जो प्राथमिकता देकर इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें लाई है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट है रिजल्ट से। स्पेशली समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे काफी हम लोग संतुष्ट है। तृणमूल कांग्रेस की जो इसमें परफॉर्मेंस है वेस्ट बंगाल में, उससे भी हम लोग काफी संतुष्ट है। महाराष्ट्र में हो, वहां विकास आघाड़ी हो, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने मोदी जी को नकारा है इस चुनाव में, इसलिए वो 272 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो चुनाव थी ये आइडियोलॉजिकल चुनाव थी।
ना कि कोई व्यक्ति विशेष चुनाव थी। इससे मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं पूरा विश्वास है कि हम लोग एक मजबूत विपक्ष का रोल निभाएंगे। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू में उनका तालमेल नहीं बैठता हो, क्योंकि हमें सबको पता है कि ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन और मजबूरियां है इन दोनों की, जो उस वजह से उधर जाना पड़ा है। अगर वो दे आर फ्री टू टेक द कॉल, बट कांग्रेस पार्टी हमारे दम पे या वी विल नॉट टेक द फर्स्ट मूव। अगर वो आना चाहेंगे तो उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे। ठीक है, आपके पास आएंगे जॉर्ज कुरियन, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नतीजों के बीच पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस सामने आए हैं, एक बार वो भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे। उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रिस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है, ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गोवा की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।